देश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोरोना की दूसरी लहर ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचाई है। संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 5,40,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि यूपी में पिछली बार के लॉकडाउन के मुकाबले इस बार का कोरोना कर्फ्यू राहत भरा रहा। आंशिक रूप से ही सही कुछ कारोबार चलते रहे। ऐसे में अब जबकि यूपी अनलॉक हो गया है तो अर्थव्यवस्था के भी पटरी पर आने के आसार तेज हो गए हैं। कोरोना की सुनामी गई, धीरे धीरे सुधर रही इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को मिली ऑक्सीजन। कोरोना के कहर ने लोगों की सेहत और जिंदगी के साथ अगर किसी और चीज पर सबसे बड़ी चोट की है तो वो है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। उद्योगों की कमर टूट गई और कोरोना की सुनामी में इकोनॉमी लड़खड़ा गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर का दृश्य इतना डरावना होगा। आर्थिक मामलों के जानकारों तक ने यह कहा था कि दूसरी लहर जीडीपी को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन अब जबकि कोरोना काफी कमजोर पड़ गया है तो अर्थव्यवस्था की सेहत सुधरने की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। कोरोना काल में यूं तो हर सेक्टर जूझता रहा, लेकिन बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 से 20 हजार एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं और ऐसे में 15 लोगों को रोजगार मिलता है। और अब बातचीत कर रहे हैं तो क्योंकि अनलॉक हो गया है गौतम बुद्ध नगर तो दोबारा से उद्योग पटरी पर उतर गया है और कोरोना काल में लोगों को दोबारा से अब काम मिलना शुरू हो गया है। अर्थव्यवस्था को भी कहीं ना कहीं बल मिलेगा और लोग आना शुरू हो गए, क्योंकि रॉ मटेरियल की भी बातचीत करें तो दिल्ली पर निर्भर है पूरा गौतम बुद्ध नगर रॉ मटेरियल को लेकर, लेकिन अब सारी चीजें अनलॉक होने लगी। धीरे धीरे पटरी पर दोबारा से कामगार मजदूर भी लौटने लगे हैं, जिंदगी दोबारा से पटरी पर आने लगी है, तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से सेक्टर को जोर मिलेगा और जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर में एमएसएमई के तहत करीब 20,000 उद्योग संचालित हैं। दूसरी लहर ने इस एमएसएमई को भी काफी प्रभावित किया। हालांकि सेक्टर का पूरी तरह शटर डाउन नहीं किया गया, सिर्फ कड़ी पाबंदियों के बूते ही इसे संक्रमण की सुनामी से बचाने की कोशिश हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि 30% मजदूरों का काम चलता रहा और उद्योग सेक्टर ठप नहीं पड़ा। हालांकि सरकार को राजस्व का नुकसान तो हुआ, क्योंकि रॉ मटेरियल पूरी तरह से दिल्ली पर निर्भर है और दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन रहने से उत्पादन ज्यादा नहीं हो सका। यहाँ अगर देखें तो दिल्ली बंद था। दिल्ली यहाँ रॉ मटेरियल का मार्केट यहाँ नहीं होने की वजह से दिल्ली पे डिपेंडेबल होकर रहना पड़ता है उद्योगों को। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से जो तैयार माल था वो रोटेशन में नहीं, उसकी सेल नहीं हो पाई। जब वो सेल नहीं हुई तो जीएसटी कलेक्शन कम हुआ। तो ये यहाँ कहा जाता है कि हजारों करोड़ का कुछ नुकसान भी झेलना पड़ा उद्योगों को और जीएसटी और राजस्व जो कलेक्शन था वो भी बहुत कम हुआ। गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 लाख कामगार मजदूर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 13 लाख कामगार ईएसआई कार्ड होल्डर हैं। इस एमएसएमई सेक्टर पर 15 लाख कामगारों के 45 लाख आश्रित निर्भर हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाया तो सिर्फ 30% मजदूरों के भरोसे इंडस्ट्री चली, तो इंडस्ट्री को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा और सरकार के राजस्व में भी काफी फर्क पड़ा। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं वहां के उद्योग, जिस पर कोरोना काल में भी सरकार का पूरा फोकस रहा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार ने उद्यमियों को काफी राहत दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मजदूरों का पलायन काफी हद तक रुक गया। हालांकि संक्रमण के कहर ने 2 महीने में उद्योगों को बेपटरी किया। गौतम बुद्ध नगर में करीब 15 लाख कामगार मजदूर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मगर अब उद्योग दोबारा उड़ान भरने लगे हैं।
क्योंकि मार्केट से माल नहीं आ रहा है, तो हम लोग भी खाली बैठे हैं 1 महीने से। पर यह कि अब है थोड़ा लाइन पे आ रहा है, तो अब हम मेहनत करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। अनलॉक हो गया है तो काम तो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, और काम बढ़ेगा तो हम लोग को भी काम करने में मदद मिलेगा। हम लोग काम मेहनत करके जो है कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, फिर सैलरी हमको मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर में कई राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाया, मगर यूपी में कोरोना कर्फ्यू से ही संक्रमण को काबू कर लिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि कोरोना की पहली लहर वाली तस्वीर देखने को नहीं मिली, जब लोग अपने घरों को पहुंचने के लिए मीलों की दूरी पैदल ही नापने लगे थे। इस बार ज्यादातर श्रमिक घरों को नहीं लौटे। अब अनलॉक होने से बाजार खुल गए हैं और उद्योग फिर से गुलजार हो रहे हैं। हिमांशु शुक्ला, जी मीडिया, नोएडा। फिरोजाबाद की दम तोड़ती ग्लास इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से उबरने लगी हैं। ऑक्सीजन न मिलने से कारखाने बंद हो गए थे, मगर सरकार ने इंडस्ट्रीज को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर लगी रोक को अब हटा दिया है। अब मेडिकल कोटे की ऑक्सीजन को छोड़कर बची ऑक्सीजन कारखानों को मिल रही है। देश का ऐसा कौन सा कोना है जहां इन फिरोजाबादी चूड़ियों की खनक नहीं सुनाई देती? कांच की इन रंग बिरंगी चूड़ियों ने फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के खिताब से नवाजा है। फिरोजाबाद में कांच की बड़ी इंडस्ट्री है, जिसका दूसरी लहर ने दम निकाल दिया है। महामारी ने रौद्र रूप दिखाया तो ऑक्सीजन की डिमांड ने आसमान छू लिया। इलाज का बोझ झेल रहे अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से हांफने लगे तो फिर कमर्शियल कोटे की ऑक्सीजन भी अस्पतालों को दे दी गई, जिससे फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री, खासकर माउथ ब्लोइंग के कारखाने भी ठप पड़ गए। करीब 1 महीने का महासंकट झेलने के बाद अब जबकि हालात काबू में हैं, संक्रमण की रफ्तार काफी कम हो गई है, यूपी के सभी जिले अनलॉक हैं, उद्योगों की ऑक्सीजन बहाल हो गई है, तो फिरोजाबाद का लड़खड़ा था कांच उद्योग भी पटरी पर अब लौट रहा है। पिछले करीब 40 दिन से उद्योग का ऑक्सीजन रोकी गई थी, क्योंकि मेडिकल आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा थी। अब जनपद में कोविड के केस कम होने और तो ऑक्सीजन प्लांट लगने की वजह से ऑक्सीजन जो एक्सेस बच रही थी, आवश्यक जिसके लिए है, जिस उद्योग को चलाने के लिए उसको आवंटित की जा रही है। मेडिकल का जो कोटा है उसको रिजर्व रखते, इसमें वो उद्योग है जो हमारे ग्लोइंग वाले हैं और जो एक्सपोर्टर हैं, जिनको एक्सपोर्ट करने तभी हो पाएगा जब उनकी फिनिशिंग होगी, और फिनिशिंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे एक्सपोर्ट की इकाइयों को और ग्लोइंग वालों को हम लोगों ने उपलब्ध कराना। फिरोजाबाद के उद्योगों के लिए राहत भरी खबर ये भी आई कि यहाँ ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले 2 प्लांट लगेंगे। ऑक्सीजन की समस्या खत्म होते ही सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जिससे कोरोना महामारी में बंद पड़े कारखानों ने राहत की सांस ली है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग का सालाना टर्नओवर 5,000 करोड़ का है। छोटी बड़ी मिलाकर करीब 250 इकाइयां कांच के विभिन्न सामानों का निर्माण करती हैं, जिनमें 140 चूड़ी कारखाने हैं। इस कांच के कारोबार से करीब 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें दैनिक मजदूर भी हैं जो आसपास के गांव के रहने वाले हैं। पिछले 1 साल में लॉकडाउन के चलते इंडस्ट्री को करीब 1200 करोड़ का नुकसान हुआ है। हालांकि अब उद्योगपतियों को उम्मीद है कि उद्योग फिर से वही रफ्तार पकड़ेगा और प्लांट लगने से जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। वैसे सारी इंडस्ट्रियों ने अपने यहाँ ब्रेकडाउन ले लिया, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के काम चल नहीं सकता था, और ऑक्सीजन मानवता के नाते बहुत ज़रूरी थी सबको बचाने के लिए, इसलिए सब लोगों ने अपना अपना उत्पादन उस क्षेत्र में बंद कर दिया। अब ऑक्सीजन के लिए मरीजों की संख्या कम हुई है, ऑक्सीजन की मांग भी कम हुई हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट द्वारा 70% कोटा उनके लिए रिजर्व कर दिया, 30% कोटा इंडस्ट्री के लिए रिलीज कर दिया, तो इंडस्ट्री धीमे धीमे चालू होगी। योगी सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में फिरोजाबाद का कांच उद्योग भी शामिल है। इस योजना के तहत हर जिले का वो मशहूर प्रोडक्ट लिया जाता है जो जिले की पहचान हो, और फिरोजाबाद का कांच उद्योग यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है।
जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत जब ख़त्म हुई और ऑक्सीजन लोगों को मिलने लगी तो इनकी धीरे धीरे इनको ऑक्सीजन को उद्योगों को दी गई और इन उद्योगों को फिर से दोबारा से पटरी पर लाने की कोशिश की गई। हालांकि उद्योगपति मानते हैं कि जो कोरोना महामारी के चलते ऑक्सीजन के चलते हमारे जो कारखाने बंद हुए थे अब वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगे हैं। प्रवीण कुमार, जी मीडिया, फिरोजाबाद। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद हाजिर है। ताले और तालीम का शहर कहे जाने वाले अलीगढ़ की पहचान भी कोरोना ने कैद से कर दी है। दूसरी लहर के दंश से 50% से ज्यादा ताला कारोबार बंद हो गया, जिससे मजदूरों के आगे रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया। हालांकि अब अनलॉक के दौर में ताला कारोबारियों में कुछ उम्मीद जरूर जगी है। मुगलों के दौर से अपना सिक्का जमाने वाले अलीगढ़ के ताला कारोबार को कोरोना ने ऐसा कैद किया, करिश्माई ताला बनाने वाले हुनरमंद हाथों को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। 500 से ज्यादा छोटी बड़ी ताला फैक्ट्रियां लड़खड़ाने लगी और 50% से ज्यादा फैक्ट्रियों का शटर डाउन हो गया। हालांकि अंधेरे में रोशनी की इतनी किरण जरूर रही कि कारोबार पर कहर पहली लहर जैसा नहीं रहा। फैक्ट्रियों की रफ्तार मंद जरूर पड़ी, मगर एकदम बंद नहीं हुई। अलीगढ़ का ताला देश दुनिया में मशहूर है। इसी हुनर से तो मजदूर एक हफ्ते में करीब 4000 तक कमाई कर लेते थे, लेकिन अब हाथ में सिर्फ 500 रुपए ही आ पा रहे हैं। ताला बनाने वाले कारीगर 2 महीने से बेहद परेशान हैं और इस उम्मीद में हैं कि कब ये कारोबार जल्द रफ्तार पकड़े, क्योंकि इनका कहना है कि अलीगढ़ में ताला बनाने के अलावा ऐसा कोई दूसरा बड़ा कारोबार नहीं जिसमें वो अपनी किस्मत आजमा सके। ये कोरोना वायरस जब से चला, जब से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो हम 8-10 हज़ार रुपये महीना का काम कर लेते थे, वहाँ हम 3-4 हज़ार रुपये भी भारी पड़ रहे हैं। गृहस्थी पालना भी मुश्किल पड़ रहा है। अलीगढ़ का ताला उद्योग देश नहीं पूरी दुनिया में कारोबार करता है, लेकिन कोरोना के कारण इसकी खपत कम हो गई है। इसका असर मजदूरों के साथ उद्योगपतियों पर भी पड़ा। मजबूरी में उन्हें अपने कारखानों का वक्त बदलना पड़ा। जहां पहले 100 से भी ज्यादा कारीगर काम करते थे, अब वो घटकर मात्र 20 से 25 रह गए हैं। कारोबारियों ने पूरे हफ्ते होने वाले काम को भी घटाकर 2 से 3 दिन कर दिया है। कोविड-19 के बाद में तो आप देख ही रहे हैं, पिछला साल भी पूरा 2020 भी बेकार गया। 2021 की शुरुआत में ये कांड हो गए, काफ़ी मौतें हुई हैं। अब आपको ये बताएं कि अभी मार्केट खुलना शुरू हुआ है, कुछ उम्मीद है, आशा की किरण जगी है, लेकिन लोग बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अलीगढ़ में स्थिति ये है, जो जिनके कारखाने छोटे छोटे कारखाने थे, वो आज कारखाने बंद करके डिलीवरी चला रहे हैं। ताला कारोबार को ऑक्सीजन देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की। सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी ODOP के तहत बजट जारी किया है। योगी सरकार ने प्रदेश के पारंपरिक कारोबार को प्रोत्साहन के लिए 3 साल पहले ODOP योजना लॉन्च की थी। अलीगढ़ के ताला हार्डवेयर कारोबार को भी इस योजना के तहत चयनित किया गया। ऐसे में महामारी के बीच योगी सरकार ने उद्योगों को आर्थिक ताकत देने के लिए बजट जारी किया है। पारंपरिक कारोबार ताला हार्डवेयर कारोबारियों को 3.5 करोड़ रुपए लोन पर सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। पिछले साल सरकार ने 2,91,45,000 रुपए का बजट दिया। इस पैसे को लोन पर सब्सिडी के रूप में दिया गया। इसका लाभ लोन लेने पर 45 उद्यमियों को दिया गया। अब आपको ये बताते हैं कि कितने लोन पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है। ODOP के तहत एक उद्यमी अधिकतम 150 लाख रुपए के लोन पर सब्सिडी ले सकते हैं। अगर कोई उद्यमी 25 लाख रुपए तक लोन लेता है तो उन्हें इस धनराशि की 25% तक लोन पर सब्सिडी मिलेगी, जबकि 25 से 50 लाख के लोन पर 20% तक सब्सिडी मिलने का प्रावधान है। 50 से 150 लाख रुपए की कंपनी या फर्म को 10% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन विभाग से सीधे संपर्क कर भी व्यापारी या उद्यमी लोन सब्सिडी का आवेदन कर सकते हैं। संकट बड़ा है, मगर सरकार भी अपने स्तर पर कोशिशों में जुटी है। इससे कोरोना संकट से पस्त अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
प्रायोजक RHL गोल्ड 500 HD सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। ट्रू पावर अर्थिंग्स एवं वायर एंड केबल्स। फॉर मोर डिटेल लॉग इन www.truepower.co.in। सुरक्षा का पक्का वादा। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। PM कोना स्विचेस, 52 इयर्स का विश्वास, नंबर 1 क्वालिटी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। और मेघदूत सिममेग 19, 2 गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने पर भड़के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल। PWD ऑफिस में जमकर किया हंगामा, बोले तेल छिड़ककर आपको और खुद को भी आग लगा दूं। सीएम तीरथ कल फिर पहुंचेंगे दिल्ली, केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। अगले दिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे सीएम तीरथ। उत्तराखंड कांग्रेस में विवाद जारी, दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग के बाद बयान में दिखा विरोधाभास। हरीश रावत बोले सीएम उम्मीदवार के नाम पर लड़ा जाए चुनाव, तो प्रीतम सिंह ने कहा सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। मिशन 2022 में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती, लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर की बात, कार्यकर्ताओं को दिए जनता के बीच जाने के निर्देश। कल से अयोध्या में होगी श्री राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक। निर्माण कार्य और भावी योजना पर होगा मंथन। नृपेंद्र मिश्रा करेंगे मीटिंग की अध्यक्षता। प्रायोजक करिश्मा कपूर की पसंद विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। अब टाइगर जैसी एनर्जी आपके हाथ में। ब्रिटिश टाइगर सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी ड्रिंक फ्रॉम UK। वर्ल्ड वाइड डिलीवरी ऑफ ऑल आयुर्वेदिक मेडिसिन। अभी ऑर्डर करें planetayurveda.com पर। नरिश, साधारण छोड़ो न्यूट्रिशन चुनो। समझे बच्चों, जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए। उन अनमोल रिश्तों के लिए एशप्रा। कैंट फैंस, कैंट विश्वास 100%। मेघदूत सिममेग 19, 2 गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। समय बीतता गया, विश्वास बढ़ता गया। अल्ट्रा गाइड डिटर्जेंट पाउडर, हमेशा एक कदम आगे। और वेम्बले पेंट्स एंड केमिकल्स। जनाब आपको क्वालिटी चाहिए तो सिर्फ वेम्बले पेंट्स ही लगाइए। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कोरोना शांत हुआ तो अब कारखाने अनलॉक हो रहे हैं, कारखाने चल पड़े हैं। अब बात करते हैं ताज नगरी आगरा की, जहां अनलॉक के बाद दूसरे उद्योग तो धीरे धीरे पैर जमाने लगे, मगर पर्यटन उद्योग अब भी लड़खड़ाया हुआ सा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्मारकों को 15 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। लिहाजा पर्यटन कारोबारी सरकार से रियायत देने की मांग कर रहे हैं। आगरा अब अनलॉक है, आजाद है, मगर कारोबारियों की उम्मीदें अब भी कैद हैं, क्योंकि आगरा की पहचान ताजमहल पर अब भी ताला है। इसे अनलॉक की वो चाबी अभी तक नहीं मिल पाई जिससे उम्मीद का पिटारा खुल सके। ऐसे में पर्यटन उद्योग की उड़ान भी औंधे मुंह गिर पड़ी है। उत्तर प्रदेश में सभी शहर अनलॉक होने के बाद कहीं ना कहीं ताज नगरी में भी अब रौनक नजर आने लगी है और जिंदगी पटरी पर लौट रही है। लेकिन अगर बात की जाए ताज नगरी में टूरिज्म और पर्यटन उद्योग की, तो कहीं ना कहीं लगभग 500 से अधिक जो होटल हैं वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है। होटल में काम करने वाले लोग, होटल के मालिक असमंजस में हैं कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में सर्वाइव किया जाए जिस दौरान
पर्यटकों के आने की संख्या लगभग ना के बराबर है। शहर को अनलॉक भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि 15 तारीख से सभी जो ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे खोल दिए जाएंगे और उसके बाद में कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है कि पर्यटक यहाँ पे आएंगे और ये होटल फिर से गुलजार हो सकेंगे। इसी बीच होटल उद्योग से जुड़े हुए लोगों ने मांग की है कि गुजरात की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी उनको सरकार की तरफ से जीएसटी और फिक्स चार्ज में रियायत मिल जाए तो कहीं ना कहीं उनका जीवन यापन, उनसे जुड़े लोगों का जीवन यापन ठीक तरीके से व्यतीत हो पाएगा। आगरा में कोरोना संक्रमण की पहली लहर ने ही पर्यटन उद्योग को बड़ा झटका दिया था। पहली लहर से तो नुकसान हुआ ही था, मगर दूसरी लहर ने हालात और बिगाड़ दिए। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को रोजी रोटी के भी लाले पड़ गए। स्मारक 16 अप्रैल से बंद है और 1.5 महीने से पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जब से हमारे देश के अंदर लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक पर्यटन उद्योग संभल ही नहीं पाया है। पहले लॉकडाउन के अंदर ही 60 to 70% होटल्स और रेस्टोरेंट जो थे वो बंद पड़े हुए हैं और उसके बाद अप्रैल के अंदर दूसरा लॉकडाउन झेलना पर्यटन उद्यमियों के लिए एक इतनी भारी मुसीबत पड़ गया है कि उनके सामने उनकी सर्वाइवल की मुसीबत खड़ी हो गई है। और दूसरा ताजमहल जो 187 दिन पहले बंद रहा और अब करीब 2 महीने 15 जून तक 2 महीने हो जाएंगे बंद के लिए। और इसके साथ साथ इसमें 3.5 लाख से 4 लाख रोजगार लोग जुड़े हुए हैं जिनके सामने रोटी रोजी की समस्या है। हालात ये हो गए हैं कि पर्यटन उद्यमी अपने आप को असमंजस में है कि हम किस तरह से सरवाइव कर पाएंगे। हालात इस कदर हो गए हैं कि चाहे वो होटल कारोबारी हो चाहे उनका एम्प्लॉयज़ हो, वो इतनी असमंजस में पड़ा हुआ है कि उसको पता नहीं लग रहा है कि उसका भविष्य क्या होगा। आगरा में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी पर्यटन से जुड़ी हुई है, मगर यहाँ 650 से ज्यादा होटल में 14 महीने से ताले लगे हुए हैं। स्थिति ये है कि कारोबारी बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहे। बड़े होटल्स में 90% से ज्यादा स्टाफ की छटनी हो चुकी है। होटल और रेस्टोरेंट से जुड़े उद्यमियों ने प्रदेश और केंद्र सरकार से राहत की मांग की है। उन्होंने सीएम और पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर बिजली बिल, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में छूट देने की मांग की है। सारे होटल्स बंद हैं, सारे एम्पोरियम्स बंद हैं, सारे प्रतिष्ठान बंद हैं और सारे तरह के टैक्स सारे प्रतिष्ठान दे रहे हैं, बिजली का व्यावसायिक रेट से पेमेंट कर रहे हैं। तो एक पैसे भर का सरकार ने ख्याल नहीं रखा इस ट्रैवल ट्रेड का, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी हम बोलने की स्थिति में भी नहीं है कि हम आगे सर्वाइव कैसे करेंगे, जबकि गुजरात जहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा नहीं है उनके द्वारा उनके प्रतिष्ठानों को इतनी सुविधाएं देना, उनके लिए तमाम तरीके की रियायतों की घोषणा भी की गई है। तो अफसोस होता है कि हमारी सरकार ने हमारा ख्याल नहीं रखा। कोरोना कर्फ्यू से पर्यटन और होटल उद्योग को करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 70% विदेशी पर्यटकों पर निर्भर पर्यटन उद्योग को 21 सितंबर से 15 अप्रैल तक स्मारक खुले रहने पर भी राहत नहीं मिल सकी। इसकी वजह यह रही कि इंटरनेशनल फ्लाइट और टूरिस्ट वीजा सर्विस के अभाव में विदेशी पर्यटक यहाँ नहीं आ पाए। ऐसे में कारोबारियों की चिंता ये भी है कि स्मारक अभी खुल भी जाएं तो इंटरनेशनल फ्लाइट और टूरिस्ट वीजा सर्विस शुरू किए बगैर पर्यटन उद्योग रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। सरकार से अपेक्षा यही है कि लोग रहेंगे तो इंडस्ट्री रहेगी और अगर लोग नहीं रहेंगे तो इंडस्ट्री नहीं रहेगी। इस समय स्थिति बहुत गंभीर है। इसमें किसी का दोषारोपण नहीं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, बिकॉज अभी जो स्थिति है इसमें इंसान को बचाने की अगर हम कोशिश करें तो ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें सरकार अगर सहयोग करना चाहे तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो पैसा है लो स्टाफ को, जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो हमारे आपके हर इंसान जो होटल में काम करता है वो कोई मैनेजर लेवल पे नहीं होता, लो स्टाफ होता है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र दे। पर्यटन कारोबारी सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, रियायत से राहत की उम्मीद में है। सरकार से संकट की घड़ी में सहूलियत चाहते हैं, इसीलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें गुजरात की तर्ज पर राहत दी जाए। गुजरात में संपत्ति कर और फिक्स चार्ज में 1 साल की छूट दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि का संपत्ति कर और बिजली बिल में फिक्स चार्ज माफ किया गया है। संकल्प दुबे, जी मीडिया, आगरा। कोरोना काल में मथुरा का पर्यटन उद्योग भी खूब लड़खड़ाया। मंदिर बंद होने से श्रद्धालुओं ने यहां का रुख नहीं किया।
जिसकी मार यहां के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ी। हालांकि अब सब अनलॉक होने से व्यवसायी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि पटरी से उतरा व्यवसाय दोबारा रफ्तार पकड़ लेगा। कान्हा की नगरी में वीरानियों की धुंध छटने लगी है। श्रद्धालुओं की चहलकदमी नए सवेरे का आगाज कर रही है। मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन की गलियों में श्रद्धालुओं की चहलकदमी बढ़ने लगी है और पर्यटन व्यवसाय फिर से खड़ा होने लगा है। मथुरा जिला धार्मिक क्षेत्र होने के कारण पर्यटन उद्योग का भी बड़ा केंद्र है, जिससे यहाँ की आर्थिकी इसी पर्यटन उद्योग पर टिकी है। एक अनुमान के मुताबिक ब्रज क्षेत्र में हर साल 5 से 10 करोड़ लोग आते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से यहाँ पर्यटन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों की अच्छी आमदनी होती है। मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक, मिष्ठान और होटल का व्यवसाय जोरों पर चलता है, लेकिन कोरोना में श्रद्धालु यहाँ आए ही नहीं। तो लॉकडाउन था तो कोई बात नहीं, घर पे ही बैठे थे, कोई व्यवसाय नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब थोड़ा खुला है तो थोड़ी उम्मीद भी लगी है कि लोग वहाँ आने भी लगे हैं थोड़े बहुत, और कुछ होता भी है। कुछ नहीं तो धूपबत्ती तो जाती है, 10-20 रुपए की लोग वहाँ धूपबत्ती तो लेते हैं घर में जलाने के लिए। धीरे धीरे परदेसी भी आएंगे, धीरे धीरे खुलेगा तो थोड़ा राहत भी मिलेगी, जिससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय को करोड़ों का नुकसान हुआ और लोगों के हाथ खाली हो गए। मथुरा होटल एसोसिएशन के मुताबिक यहाँ करीब 150 होटल हैं। इसके अलावा गेस्ट हाउस और धर्मशाला की भी बड़ी संख्या है। ऐसे में श्रद्धालुओं के न आने से होटल व्यवसाय को करीब 150 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। लेबर खर्च, बिजली का खर्च निकालना भी कारोबारियों के लिए बड़ी समस्या बन गया। होम डिलीवरी से केवल 20% ही कारोबार चला। अगर हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करें तो लगभग सारे ही उद्योग ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं, लेकिन अगर विशेषतर रूप से मैं बात करूं तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रेस्टोरेंट, टूरिज्म और ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। ओवरऑल जीडीपी में 11% और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में लगभग 8.5% का कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री द्वारा रहता है। बावजूद इसके कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई खास मदद अभी तक प्रदान नहीं की गई है। अभी फ़िलहाल अगर हम लोग देखा जाए तो जो रेस्टोरेंट उद्योग है वो लगभग होम डिलीवरी तक ही सिमट के रह गया है। लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति तंगी में आ चुकी थी। इस वजह से घर के खर्चे भी चलाना मुश्किल हो रहा था, जैसे कि बिजली खर्चा इत्यादि आदि खर्चे होते हैं, लेबर खर्चा होता है, दुकान का भी और अन्य खर्चे होते हैं। सारे खर्चों की वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी, सारे खर्चे हम कर नहीं पा रहे थे उसको। इस वजह से अब क्या है कि तो गोवर्धन में टूरिस्ट भी नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी और दुकानें भी नहीं खुल रही थी। ब्रिज में हर साल आने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। जिला पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में मथुरा में 13,64,135 भारतीय पर्यटक तो 6,837 विदेशी पर्यटक आए। 2,56,826 भारतीय और 12,156 विदेशी पर्यटक आए। 14,57,700 भारतीयों ने और 1,085 विदेशी पर्यटकों ने किया। नंदगांव के दर्शन 6,27,400 भारतीयों और 550 विदेशी पर्यटकों ने किए। गोवर्धन 12,45,944 भारतीय और 844 विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहा। राधाकुंड में 5,44,100 भारतीय और 389 विदेशी पर्यटक आए, तो गोकुल का 3,41,070 भारतीय और 348 विदेशी पर्यटकों ने रुख किया। अब जबकि कोरोना संक्रमण काबू में है, तो उम्मीद है कि जल्द मथुरा के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगेंगे और वहां के स्थानीय लोगों का जीवन पहले की तरह पटरी पर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।
प्रायोजक बैल कोल्हू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।